तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के बाद में डिस्कस कर लेते हैं। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में गैलीलियो ने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे। ऑब्जर्वेशन क्या थे? ऑब्जर्वेशन ये था कि जब गैलीलियो ने किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराया, गैलीलियो ने किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराया, फ्रीली फॉल कराने का मतलब ये हुआ कि उसने ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप किया है। जब किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप किया जाता है तो आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लिया जाता है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। लेकिन जब उसने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कराया, फ्रीली फॉल कराया, तो उसने देखा कि वो ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। उसकी वेलोसिटी क्या कर रही थी? बढ़ रही थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और वो वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है, वेलोसिटी उसकी कंटिन्यूसली क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो इसकी वेलोसिटी क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी। अब हमने मोशन चैप्टर में भी पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब अगर वेलोसिटी में किसी तरह का चेंज आता है तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट है। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये तो उसका पहला ऑब्जर्वेशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन में उसने देखा कि उसने किसी सेम हाइट से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को वापस फ्रीली फॉल कराया। फ्रीली फॉल कराने का मतलब एक हाथ में उसने कॉइन लिया और दूसरे हाथ में उसने फेदर लिया। तो जब उसने दोनों को ड्रॉप कराया तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि कॉइन पहले गिर गया और फेदर बाद में धीरे 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 आके गिरा। तो यहां पर उसने एक कंक्लूजन बताया कि भाई जो ऑब्जेक्ट ज्यादा हैवी होता है वो जल्दी फॉल करता है। जो ऑब्जेक्ट ज्यादा हैवी होगा वो जल्दी फॉल करेगा। तो यहां पर कॉइन और यहां पर फेदर लिया तो फेदर कॉइन के कंपेयर में ज्यादा लाइट है तो वो धीरे धीरे फॉल कर रहा था और कॉइन ज्यादा हैवी था, इस कारण वो जल्दी जल्दी फॉल कर गया। तो यहां पर उसने एक कंक्लूजन निकाला, लेकिन वो इस कंक्लूजन के बाद फेल हो गए। उनको उस कंक्लूजन के बाद वो फेल इसलिए हो गए क्योंकि जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट को और 2 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट को किसी सेम हाइट से गिराया तो वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर फॉल हुए, सेम टाइम पर किसी सरफेस से स्ट्राइक हुए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर क्या हुए? साथ साथ गिरे। और यहां पर उन्होंने देखा कि ये इस एक्सपेरिमेंट में कि कॉइन तो पहले गिर गया था लेकिन फेदर बाद में धीरे धीरे गिरता रहा। तो यानी उनका ये कंक्लूजन तो गलत था कि हैवी बॉडी पहले गिर जाती है और लाइटर बॉडी बाद में गिरती है, क्योंकि यहां पर 2 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट ज्यादा हैवी है कंपेयर करें 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट से, लेकिन फिर भी वो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ग्राउंड पर क्या हुए? स्ट्राइक हुए। तो यहां पर कंक्लूजन उनको फिर ये मिला कि जो मटेरियल डेंस होता है और जिसका सरफेस एरिया स्मॉल होता है, जिसका सरफेस एरिया स्मॉल होता है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल लगता है कंपेयर टू ग्रेविटी। मतलब एयर का रेजिस्टेंस जो होगा, एयर जो आप पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी वो बहुत कम लगेगा। कब? पर जो ऑब्जेक्ट डेंस हो और जिसका सरफेस एरिया क्या हो? कम हो। तो यहां पर 1 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट और 2 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया बहुत कम था, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट काफी डेंस थे। तो दोनों ऑब्जेक्ट अगर काफी डेंस थे, सरफेस एरिया बहुत कम था, तो इन पर एयर फ्रिक्शन, इन पर जो एयर से जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो कंपैरेटिवली कम होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। इस कारण ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ग्राउंड पर क्या हुए? स्ट्राइक हुए। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट, एयर रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। अब एयर रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है हर ऑब्जेक्ट के लिए नेग्लिजिबल हो। देखिए एयर रेजिस्टेंस, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा वर्क करता है, जैसे मान लीजिए पेपर हुआ, कोई लीव हुई, कोई फेदर हुआ। तो इन तीनों के अंदर अगर मैं बताऊं आपको तो एयर रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा? अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों पेपर, लीव्स और फेदर के लिए लार्ज सरफेस एरिया होता है, और लार्ज सरफेस अगर एरिया है और डेंसिटी उसकी काफी लो है, डेंसिटी उसकी काफी कम है, तो क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस उस पर वर्क करेगा, मतलब एयर रेजिस्टेंस वहां पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा। तो इस कारण ये जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे गिरेंगे, और जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो डेंस मटेरियल होता है, स्मॉल सरफेस एरिया वाला होता है, वो जल्दी गिर जाता है। उसके बाद बात करें, इस पूरी कंडीशंस को उन्होंने साइड में रख के अब की बार ऐसा रीजन
देखा जहां पर एयर को टोटली रिमूव कर दिया, एयर को टोटली रिमूव कर दिया मतलब एयर किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो उसने देखा जब उसने कॉइन को और फेदर को एक साथ गिराया, कॉइन को और फेदर को जब उसने एक साथ गिराया तो दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ गिरे। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी तरह का कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमने इससे पहले डिस्कस किया था गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के बारे में और वो आपको शायद समझ में आ भी गया होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अब हम ये समझने जा रहे हैं कि अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम कंपेरिजन अर्थ से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले एक अर्थ बनाई। इस अर्थ की रेडियस है RE, RE का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। अब अर्थ का मास है ME यानी मास ऑफ अर्थ। तो ये तो हमारी इनिशियल कंडीशन है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने अर्थ की सरफेस से किसी हाइट से ड्रॉप किया, अर्थ की सरफेस से मैं किसी हाइट पर ले गया, छोटी सी हाइट पर, और मैंने इसको जस्ट ड्रॉप किया, तो उस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m। उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? स्मॉल m। तो जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया होगा तो उसका फ्रीली फॉल होना स्टार्ट हो गया होगा, और वो फ्रीली फॉल किधर हो रहा है? टूवर्ड्स द अर्थ। वो अर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को मैंने ड्रॉप किया, ये मार्कर किधर जाएगा? अर्थ की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो इसी तरह ये ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है? अर्थ की तरफ मूव कर रहा है। सेकेंड, अर्थ की तरफ जब ये मूव कर रहा था तो यहां पर मैंने एक कंडीशन नेग्लेक्ट मान ली है कि एयर रेजिस्टेंस यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया हमने। एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर किसी भी तरह का कोई भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन इट, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है और वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो जो फोर्स है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी यहां पर एयर का जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहा है, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ठीक है, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे लग रही थी, इसका मतलब अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा, यानी इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है F इक्वल्स टू G, ME मतलब मास ऑफ अर्थ, M मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। RE स्क्वायर यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अब हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि सर जब आप इसको किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे थे तो आपने उस हाइट को कंसीडर क्यों नहीं करा, आपने अर्थ की रेडियस को ही कंसीडर क्यों करा? देखिए, अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा है इस हाइट के कंपेयर में। इस हाइट के कंपेयर में अगर अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा होगी तो यानी इस हाइट को मैं नेग्लेक्ट मान सकता हूं। इस हाइट को मैं क्या करूंगा? नेग्लेक्ट मान लूंगा। और जब इस हाइट को मैं नेग्लेक्ट कंसीडर कर रहा हूं तो मैं दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को सिर्फ कितना कंसीडर करूंगा? RE यानी रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां पर मैंने ग्रेविटी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है अर्थ। वो फोर्स कितना है? F इक्वल्स टू G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, RE स्क्वायर। अब यहां से ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, क्योंकि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड का लगा रहे होंगे। अब मैंने आपको कल भी लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन मास, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल मैग्नीट्यूड का एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। मतलब जितना फोर्स ये मार्कर इस अर्थ पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स अर्थ इस मार्कर पे लगा रही होगी, यानी दोनों केस के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे लिए? सेम। अब जो एक्सेलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन का मास से रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि मास जितना कम होगा उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा। और ऐसा है भी, देखो अगर इस मार्कर को मैं ड्रॉप करूं तो ये मार्कर ही हमेशा अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होता नजर आएगा, एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता नजर आएगा। अर्थ कभी भी आपको मार्कर की तरफ एक्सेलरेट होती नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास इस मार्कर के कंपेयर में इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मास इतना ज्यादा हो चुका है कि उसका एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल हो गया है। उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेग्लिजिबल हो गया है। मतलब इसी कारण ये मार्कर का मास कम होने के कारण ये ही हमेशा अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होता नजर आएगा। अर्थ कभी भी आपको मार्कर की तरफ एक्सेलरेट होती नजर नहीं आएगी, क्योंकि अर्थ का मास इस मार्कर के कंपेयर में इतना ज्यादा है कि इस मार्कर के मास को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूं, मार्कर के मास को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूं। तो ठीक है, इस मार्कर पर जो एक्सेलरेशन है वो है A इक्वल्स टू F अपॉन M। F जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और वो कितना है? GMEM अपॉन RE स्क्वायर। तो इस वैल्यू को उठा के मैंने इस फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दी, तो A इक्वल्स टू हो गया GMEM अपॉन RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय M।
डिवाइडेड बाय m, क्योंकि डिवाइड में किसना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी m। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल आउट हो गया है, यानी उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा a इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, a इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जहां पर g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई मास ऑफ अर्थ है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है। अब एक चीज आप लोग नोटिस करो, देखिए यहां पर एक्सेलरेट हो रहा है स्मॉल एस मास का ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेट जो हो रहा है वो कौन हो रहा है, स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना आया, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। मतलब यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है ए, ये कहलाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, और यानी ये ए कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल जी के अंदर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे सामने जो निकल के आने वाला है वो है स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला आ गया जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेनेट के मास, यानी यहाँ पर जो प्लेनेट है वो अर्थ है, अर्थ के मास पर और अर्थ की रेडियस पर डिपेंड कर रही है। ऑब्जेक्ट के मास पे कभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती। जब ऑब्जेक्ट के मास पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती तो ऑब्जेक्ट चाहे छोटा हो, ऑब्जेक्ट चाहे कितना ही बड़ा हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमेशा क्या आनी चाहिए, वैल्यू सेम ही आएगी हर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम वैल्यू फाइंड करके देखते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। यानी जी की वैल्यू मैंने पुट कर दी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास ये भी मैंने आपको वैसे आपको पिछली क्लास में या प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, और उसकी वैल्यू थी 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, यानी वैल्यू रेडियस का स्क्वायर है तो इस वैल्यू को मैं ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। और जब इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करने के बाद इस पूरी इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ की सरफेस पे आने वाली है वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां तक भी बात समझ में आ चुकी है। तो इसी तरह ये जो फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आया है G इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हर प्लेनेट के लिए एप्लीकेबल है, हर प्लेनेट के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेनेट की ग्रेविटी फाइंड करनी है तो आपको उस प्लेनेट का मास और उस प्लेनेट की रेडियस पता होनी चाहिए। जब आपको उस प्लेनेट का मास और उस रेडियस की वैल्यू, मतलब उस प्लेनेट की रेडियस की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें फाइंड हो जाएगी। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अभी तक हमने जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाली थी वो हमने अर्थ की सरफेस के लिए निकाली थी, और जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे हमारे सामने आ गई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी तरह अब हम मून की सरफेस पे ग्रेविटी फाइंड करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमारे लिए पूछा भी जाता है बहुत सी बार। तो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी फाइंड करने का G इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी प्लेनेट पर अगर आपको ग्रेविटी फाइंड करनी है तो आपको उस प्लेनेट का मास और उस प्लेनेट की रेडियस अगर आपको पता है, यानी क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है, तो आप उस पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर सकते हो। तो सिमिलर यहाँ पर मून के लिए भी मैंने यही फॉर्मूला लगाया है, ग्रेविटी ऑन मून, क्योंकि मुझे मून पे ग्रेविटी फाइंड करनी है, इक्वल्स टू जी मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। कैपिटल जी मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर हमें लेनी है। ठीक है, चाहे हम किसी भी प्लेनेट पर हो, किसी भी प्लेनेट के लिए अगर हमें ग्रेविटी निकालनी हो तो जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये आपको सब जगह वही वैल्यू पुट करनी है, इनटू मास ऑफ मून, क्योंकि बात मून की हो रही है और मून का मास होता है 7.4 इंटू 10 की पावर
22 किलोग्राम, ये है मास ऑफ मून, ये मून का मास है, डिवाइडेड बाय मून की रेडियस, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून दे रखी है 1.75 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर है, तो यहां पर हमने रेडियस रख दी 1.75 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मून पर जो ग्रेविटी हमें मिलने वाली है वो मिलने वाली है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है ये मून पर ग्रेविटी आई है, कहां पर आई है, मून पर। और अर्थ पर ग्रेविटी कितनी आई थी हमारे पास, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है और मून पे ग्रेविटी कम है। तो दोनों का हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी के कितने टाइम्स कम होती है। यानी तो gm अपॉन जीई हमने रेशियो निकाला, ग्रेविटी ऑन मून डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ इक्वल्स टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ग्रेविटी ऑन मून इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से मून पर जो ग्रेविटी हमें मिली वो मिली GE/6, यानी अर्थ की ग्रेविटी की 6 टाइम कम, अर्थ की ग्रेविटी की 6 टाइम हमें कम मिली, क्योंकि डिवाइड हो रही है 6, अर्थ की ग्रेविटी 6 को मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, यानी मून पे जो ग्रेविटी होगी वो 6 टाइम कम होगी अर्थ के ग्रेविटी से, अर्थ के ग्रेविटी से। तो यहां से हमने वैल्यू ऑफ जी निकालनी है सरफेस ऑफ मून। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अभी तक का थ्योरेटिकल पार्ट। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मच फास्टर डज अ बॉडी फॉल ऑन द जुपिटर, कंसीडर फेज दैट जुपिटर इज 300 टाइम्स हेवियर देन अर्थ एंड 10 टाइम्स बिगर देन अर्थ। यानी जुपिटर का जो है वो 10 टाइम्स बड़ा है अर्थ से, जुपिटर, और उसका जो मास है यानी वो हेवियर है, वो कितने टाइम्स हेवियर है, 300 टाइम्स हेवियर है। तो हमें निकालना है कि हाउ मच फास्टर डज अ बॉडी फॉल्स ऑन जुपिटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, निकालते हैं मास ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के लिए मास कितना लेंगे, me, ठीक है, मास ऑफ अर्थ me, यानी me के बराबर है। मास ऑफ जुपिटर वो दे रखा है 100 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के मास के 100 टाइम्स दे रखा है, देखिए साफ साफ दे रखा है 100 टाइम्स, सॉरी 300 टाइम्स दे रखा है। ठीक है, तो यानी जुपिटर का जो मास है वो 300 टाइम्स हेवियर है अर्थ के मास से। उसके बाद आपसे कहा गया है उसकी जो रेडियस है वो 10 टाइम्स बिगर है, मतलब अगर अर्थ की रेडियस को आप RE कंसिडर कर रहे हो तो जुपिटर की रेडियस को आपको कितना कंसिडर करना पड़ेगा, 10 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, 10 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या मैं दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल, ठीक है। कंपेयर करते हैं कि भाई जुपिटर पे जो ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी। फॉर्मूला लगाया, ग्रेविटी ऑन जुपिटर इक्वल्स टू जी मास ऑफ जुपिटर अपॉन रेडियस ऑफ जुपिटर का होल स्क्वायर, क्योंकि जिस प्लेनेट के लिए आपको ग्रेविटी फाइंड करनी है उसी का ही आपको मास और उसी की आपको रेडियस लेनी पड़ेगी। इसी तरह रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कंपैरिजन करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। आर जे यानी ग्रेविटी ऑन जुपिटर इक्वल्स टू जी मास ऑफ जुपिटर। अब मास ऑफ जुपिटर की जगह में अगर डायरेक्ट 300 me लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो अर्थ के टाइम्स के 300 टाइम्स है, तो ये हो गया। और आर जे यानी रेडियस ऑफ जुपिटर को मैं 10 RE लिख रहा हूँ, 10 RE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय GE रेडियस, सॉरी ग्रेविटी ऑन अर्थ इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कंपैरिजन आ जाएगा अर्थ की ग्रेविटी का जुपिटर की ग्रेविटी के साथ। तो सॉल्व करते हैं, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, me से me कैंसिल आउट हो गया, तो जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास वो आई 300 डिवाइडेड बाय 100 RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन RE स्क्वायर, RE स्क्वायर से RE स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो वैल्यू आई 300 अपॉन 100 यानी 3। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जुपिटर पे ग्रेविटी डिवाइडेड बाय अर्थ पे ग्रेविटी इक्वल्स टू 3/1। ये मेरे पास किसका रेशियो आ गया है, ये मेरे पास ग्रेविटी का रेशियो आ गया है, यानी जुपिटर पे जो ग्रेविटी होगी वो 3 टाइम होगी अर्थ की ग्रेविटी के, 3 टाइम होगी अर्थ की ग्रेविटी के, 3 टाइम होगी अर्थ की
ग्रेविटी के, लेकिन इक्वेशन अभी यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ कंपैरिजन किया है, अभी तक हमने सिर्फ ग्रेविटी का कंपैरिजन निकाला है। मैंने ये निकाला है कि जुपिटर पे जो ग्रेविटी होगी क्या वो कितनी होगी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो, हाउ मच फास्टर आपसे पूछा गया है, तो मास ऑफ अर्थ एम, मास ऑफ जुपिटर 300 एम, रेडियस ऑफ जुपिटर 10 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज RE। फॉर्मूला में मैंने वैल्यू पुट करी, जब दोनों फॉर्मूलों का दोनों वैल्यूज को मैंने कंपेयर किया तो जुपिटर पे जो मेरे पास ग्रेविटी आई है वो अर्थ के कंपेयर में कितना आई है, 3 टाइम्स ज्यादा आई है। तो यानी अब मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को फ्रीली फॉल करा रहा हूं, ठीक है। तो फ्रीली फॉल करा रहा हूं तो सेम हाइट से जब मैं दोनों ऑब्जेक्ट को गिराता हूं, सपोज करो अगर मैं एक तरफ मैंने जुपिटर ले लिया और एक तरफ मैंने अर्थ ले ली, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं सेम हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ। एक बार मैंने जुपिटर पे गिराया और एक बार मैंने इसको अर्थ पे गिराया, तो इनिशियल वेलोसिटी जुपिटर के लिए भी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी अर्थ के केस में भी क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट जुपिटर की तरफ गिर रहा है और एक बार ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है। दोनों के लिए हाइट क्या है मेरी, सेम। जितनी हाइट इसके लिए है उतनी ही हाइट इसके लिए है, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट चैप्टर के अंदर मोशन में। यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम इक्वेशन लगा सकते हैं H बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि प्लस हाफ GT स्क्वायर में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ ग्रेविटी भी उसी डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इक्वेशन होगी H बराबर ut प्लस हाफ ग्रेविटी ऑन जुपिटर टाइम T1 स्क्वायर। इसको मैंने लिख दिया T1 स्क्वायर, जुपिटर के केस में टाइम ले लिया मैंने T1। सिमिलर हाइट इसके लिए भी निकाल सकता हूँ, H बराबर ut प्लस हाफ ग्रेविटी ऑन अर्थ टाइम T2 स्क्वायर, टाइम T2 स्क्वायर। तो इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि दोनों केस के अंदर ऑब्जेक्ट प्लेनेट के अलोंग गिर रहे हैं, मतलब ग्रेविटी है और वेलोसिटी की डायरेक्शन और ग्रेविटी सेम डायरेक्शन में, इस कारण ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। और दोनों ऑब्जेक्ट सेम हाइट से गिर रहे हैं, जब यानी इसके लिए जो h की वैल्यू होगी जुपिटर के लिए उतनी ही वैल्यू h की किसके लिए होगी, अर्थ के लिए, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यानी इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, h इक्वल्स टू हाफ ग्रेविटी ऑन जुपिटर T1 स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं h इक्वल्स टू हाफ ग्रेविटी ऑन अर्थ T2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों हाइट इक्वल है। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर करते हैं, तो आप कह सकते हो 1/2 ग्रेविटी ऑन जुपिटर T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 ग्रेविटी ऑन अर्थ T2 स्क्वायर। हाफ से हाफ भी कैंसिल आउट हो गया है। अब कैंसिल आउट हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, इक्वेशन एकदम सिंपल है, सीधी सी बन चुकी है। दोनों की हाइट को मैंने कंपेयर किया, हाइट को कंपेयर करने के बाद इन दोनों वैल्यू को मैंने इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों h सेम है। वैल्यू इक्वल करने के बाद हाफ से हाफ को मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, और यहाँ पर मुझे टाइम का रेशियो निकालना है। तो टाइम का रेशियो किस तरह से निकलेगा, देखिए, ग्रेविटी ऑन जुपिटर, जुपिटर जो ग्रेविटी आई है वो अर्थ की ग्रेविटी के 3 टाइम आई है, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3GE डिवाइडेड बाय GE इक्वल्स टू T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से GE कट गया, तो आप कह सकते हो T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू √3 अपॉन 1, क्योंकि ये वैल्यू स्क्वायर में उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और रूट में कन्वर्ट होने के बाद जो रेशियो आया T2 अपॉन T1 का, वो आया √3 अपॉन 1। लेकिन इस रेशियो को हमें अगर अरेंज करना है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। और T1 टाइम हमने किसके लिए कंसिडर किया था, जुपिटर के लिए, और T2 टाइम हमने किसके लिए कंसिडर किया था, अर्थ के लिए। तो इसी तरह फाइनल हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आया है T1 अपॉन T2 का रेशियो 1:√3। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वापस बैक जाके इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझ सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चलो मिलते हैं, गुड बाय।